नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCSRT चैनल में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले जैसा हमारा हमेशा से ट्रेंड रहता है, पिछली क्लास का होमवर्क मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने किया होगा। देखो, हम लोग क्या करेंगे कि आपके स्टेट स्पेसिफिक चीजें तो थोड़ी बहुत पूछ ही ली थी, लेकिन अभी हम थोड़ी बहुत जनरल टर्म्स आपसे पूछेंगे जो जैसे किसी ने कमेंट्स में लिखा था कि मैम अभी रिसेंटली गुजरात PSC का पेपर हुआ था, है ना, और तो उन्होंने बोला था कि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस लीजिएगा। तो मैंने ओवरऑल ऊपर ऊपर से अभी देखा था, इतना डीपली तो नहीं देखा, लेकिन वहां से मुझे इतना समझ में आया कि बहुत सारे जो नॉर्मल चीजें होती है, जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं, कई आप देखोगे अपन बोलते हैं ना किसी चीज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वैसी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़े थोड़े जो पेपर्स होते हैं उनसे हम क्वेश्चंस निकाल के उनका जो रिलेटेड टॉपिक है वो हम वीडियो के स्टार्टिंग में स्निपेट के फॉर्म में आप बोल सकते हो कि याद कर लेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क दे दूंगी और अगर नहीं आएगा तो आप लिखना, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास का होमवर्क प्लीज कर लेना, नहीं किया तो अभी भी टाइम है, लिख लेना उसको, है ना, क्योंकि वो चीजें काम की है और मतलब लास्ट में एक बहुत ज्यादा बल्क पोर्शन इकट्ठा हो जाए, उससे बेटर है कि अभी कर ले, है ना। अब दूसरी चीज है कि आज क्या मैं आपसे पूछने वाली हूँ। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रॉस और नेट पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब है ना, एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं आपसे अर्थ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पूरे बायोस्फीयर की बात करूं अपने अर्थ पे, तो आपको पता लगेगा कि जो अर्थ की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, वो लगभग 170 बिलियन टन के आसपास है। और ये जो भी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता हम मेजर करते हैं, हम जो कार्बन का ड्राई वेट होता है, मैंने पिछली बार तो नहीं पर 2-3 क्लास पहले मैंने आपको बताया था कि ड्राई वेट और वेट वेट में क्या फर्क होता है ना। तो हम यहाँ पे ड्राई वेट अगर ले कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसके हिसाब से आप देखोगे जो पूरे अपने बायोस्फीयर की, पूरे अपने अर्थ की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है ना, वो 170 बिलियन टन के आसपास आती है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस प्रोडक्टिविटी में से, ठीक है, जो 54% है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, पहले ये बताओ मुझे कि अपने पृथ्वी में, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझेगा। पहले मुझे बताओ कि अपनी पृथ्वी में 70% क्या है। आप बोलोगे मैम क्या पूछ रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पृथ्वी पे वाटर कितना है और लैंड कितना है, जमीन कितनी है और पानी कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम हमारी पृथ्वी पे 70% पानी है और 30% जमीन है, करेक्ट है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा 70% जो है आप देखोगे आपके पास पानी है और 30% जमीन है। लेकिन जब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, जब आप प्राथमिक उत्पादकता की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भले ही हमारे यहाँ पानी का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, 70% हमारे पृथ्वी पे पानी है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो सिर्फ 46% है, मतलब 50% से 4% कम। तो ये 4% एक्स्ट्रा किसके पास है, इस जमीन के पास। मतलब जमीन भले ही हमारे पृथ्वी का सिर्फ 30% हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसकी प्राथमिक उत्पादकता कितनी है, 54%। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि कल को क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो कहीं आप इसको ऐसे सोच के ना लिखो कि भाई अपने यहाँ पे पृथ्वी पे पानी ज्यादा होता है तो उसकी प्राथमिक जो उत्पादकता है वो भी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, आप देखोगे कि पानी में क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाओगे, सनलाइट नहीं पहुंचेगी, टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा, सैलिनिटी के डिफरेंसेस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि नीचे जो लाइफ फॉर्म्स होती है ना, वो इतने ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे पानी जमीन जितना प्रोडक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेट हमारी प्राथमिक उत्पादकता कितनी है अपनी पृथ्वी की, तो वो इतनी है, उसमें से 54% जमीन की है और 46% अपने पानी की है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक चीज। अब दूसरा चीज क्या है, देखो मैं ना यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपसे, उसका मुझे आप आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे प्रोडक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि आप अरेंज करके दो कि बताओ किसकी प्रोडक्टिविटी या किसकी उत्पादकता ज्यादा होगी, तो आप यहाँ पे एरो लगाने वाले हो, या तो ऐसे वाले या ऐसे वाले, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको टर्म्स लिख के दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रॉपिकल, फिर मैंने लिखा सब ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, और फिर मैंने लिखा पोलर एरियाज, ठीक है। तो इसमें आपको या तो ऐसा साइन लगाना है या फिर आपको ऐसा साइन लगाना है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि भैया प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ट्रॉपिकल की ज्यादा है, फिर उसके बाद किसकी है, सब ट्रॉपिकल की है, या उसके बाद पोलर की है, या ये उल्टा जा रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन लगाना है, आपको इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। फिर आप देखो, आ जाओ, अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो अपने जो लोअर एल्टीट्यूड यानी जो अपनी लोअर हाइट होती है ना,
यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या ऊपर ऊपर की तरफ अपन माउंटेन पे जाएंगे तो वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। और पता है ये क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल है। आप अगर ऐसे सोचोगे भी ना कि भाई प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, जहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वहां ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी होगी, तो इसको आप वैसे इक्वेट कर सकते हो कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा है, तो आप ये देखो कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि वहीं तो आप ऑर्गेनिक मैटर का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हो कि प्रोडक्टिविटी या बायोडाइवर्सिटी नीचे ज्यादा होती है या ऊपर, प्रोडक्टिविटी या बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि आपके कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा होगी या ओशंस में ज्यादा होगी, ठीक है। फिर अब आप देखोगे इसके अलावा फिर आप इसको भी अरेंज करो, जैसे आपके जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वर्सेस डेजर्ट, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज घुसा लो एक्चुअली, यहाँ पे लिखो ग्रासलैंड और फिर लिखो डेजर्ट, ठीक है। अब लगाओ इसमें एरो कि कौन सा किसका ज्यादा होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट फॉरेस्ट का ज्यादा होगा, ग्रासलैंड का ज्यादा होगा या डेजर्ट का ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब है ना कुछ मैं आपको बस एक जनरली बता के चल रही हूँ कि कुछ जो इकोसिस्टम होते हैं, कुछ पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनको हम लोग हाई प्रोडक्टिव मतलब हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो जैसे क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके कोरल रीफ्स हो जाएंगे, है ना, मैंग्रोव्स हो जाएंगे, डेल्टा रीजन हो जाएंगे, वेटलैंड्स हो जाएंगे, फिर आपके रेन फॉरेस्ट हो जाएंगे, एस्टुरीज हो जाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर इनमें से कुछ लिखा हो ना तो वो सबसे ज्यादा उत्पादक होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में इन सबके नाम आने चाहिए। वैसे ही सबसे एक होते हैं लीस्ट प्रोडक्टिव पारिस्थितिकी तंत्र, वो बहुत ही कम आप देखोगे उत्पादकता होती है। उसमें क्या क्या रीजन आते हैं, जैसे आपका परमाफ्रॉस्ट रीजन। परमाफ्रॉस्ट रीजन कौन सा होता है, नाम से पता लगना चाहिए, परमा प्लस फ्रॉस्ट, जो परमानेंटली फ्रॉस्टेड है, जो परमानेंटली आप देखोगे स्नो के अंदर है, ठीक है। फिर वैसे ही आपके जो माउंटेन के पीक्स होते हैं वो आ जाएगा, या फिर आपके जो एकदम डेजर्ट एरियाज होते हैं ना वो हो जाएंगे। तो ये सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, सबसे लीस्ट उत्पादक आप बोल सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आते हैं। तो कुछ हिंट तो आपको यहाँ से मिली गई होगी, आइडिया भी यही था ये बताने का ताकि आप इनको अरेंज कर पाओ, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, ये तीनों चीजें उत्पादकता के ऊपर है जो हमने पिछली क्लास में वैसे भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत करना, इसको होमवर्क को जरूर कर लेना और आपका पिछली क्लास का भी इसमें रिविजन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपको याद है मैंने आपको एक लॉ पढ़ाया था जिसको मैंने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा था। मैंने कहा था जो लिमिटिंग फैक्टर होता है कहीं ना कहीं उस पर ही पूरी जो केमिकल अपनी प्रोसेस है, ठीक है, प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं निर्भर करती है ना। अब मेरा आपके पास 2 चीजें होती है पानी में भी, एक होता है ओशंस और एक होता है लेक्स, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि एक 2 पोषक होते हैं, 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर आपको इसका आंसर कहीं मिल पाए तो बताना, नहीं मिले तो भी लिख देना, हम इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप ये देखोगे कि जो नाइट्रोजन, अच्छा मैं आपको आंसर नहीं बताती, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे ये बताना कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है ओशन के लिए और कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है लेक्स के लिए। समझ में आ रहा है। मैं ये पूछती हूँ कि जो मैंने आपको 2 पोषक के नाम लिखे हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनमें से कौन सा ओशंस के लिए और कौन सा लेक्स के लिए आप देखोगे लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी होपफुली, है ना, समझ में आ गया। तो ये आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। तो आई थिंक आज का अपना होमवर्क जो था वो यहीं खत्म होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं, और आज हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है। देखो जितनी प्रकार की विविधता, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो फंगस की हो, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी हो, पॉइंट ये है कि जितने प्रकार की विविधता आप अपने आसपास देख पा रहे हो ना, वो सब क्या कहलाएगी, आपकी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, ठीक है। पहली चीज तो ये। फिर आप देखोगे कि WHO जो होता है उसने भी एक इसकी डेफिनेशन दे रखी है। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि जितना भी हमारे पृथ्वी पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वाले, तो उसमें सभी प्रकार की विविधता, अब विविधता आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। वैसे तो हम उसको अल्फा बीटा गामा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम,
मतलब विविधता आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की भी हो सकती है, विविधता आपकी स्पीशीज और प्रजाति की भी हो सकती है, और एक ही प्रजाति में भिन्न जीन्स की भी हो सकती है। भाई आप और आपके मॉम डैड, आप तीनों हो तो ह्यूमन स्पीशीज के अंदर ही, ठीक है, तीनों एक ही पारिस्थितिकी तंत्र, अपने घर के आसपास के रीजन में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में रह रहे हो, तो मतलब आप सब में, आपके और आपके मम्मी पापा में इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है? नहीं, क्योंकि हम लोग सेम ही पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। क्या हमारे में प्रजाति की डाइवर्सिटी है? नहीं, क्योंकि हम लोग सेम होमोसेपियन स्पीशीज से आते हैं। लेकिन हम तीनों में एक चीज की डाइवर्सिटी है, एक चीज की भिन्नता है, वो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, वो है आपकी जीन्स की डाइवर्सिटी। भले ही आपको और आपके मम्मी पापा का 97% मतलब जीन्स जो है वो मैच हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग है। भाई आप अपने मम्मी या पापा की जेरोक्स कॉपी थोड़ी हो, उसमें कुछ तो डिफरेंस है ना। इसका मतलब आप में और उनमें थोड़ा सा जीन्स का डिफरेंस है, थोड़ा सा जेनेटिक डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हो जाएगा आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जैसे आप हो और डॉग्स वगैरह हैं, तो आपका वो तो कैट स्पीशीज हो गया, बिल्कुल, मतलब स्पीशीज ही अलग हो गई, प्रजाति ही अलग हो गई, और आपकी प्रजाति अलग हो गई, करेक्ट है ना। तो आप दोनों में क्या हो जाएगा? स्पीशीज का डाइवर्सिटी। आपकी कौन सी भिन्नता हो जाएगी? स्पीशीज की भिन्नता। और अब जैसे समझो कि आप यहाँ डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, जैसे मैं, आप देखोगे कि राजस्थान में रह रही हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे डेजर्ट एरिया में रह रही हूँ वर्सेस कोई आपका फ्रेंड है जो केरला में रह रहा है, तो आप दोनों का इकोसिस्टम ही अलग है। आप भले ही सेम स्पीशीज से आते हो, ठीक है, सेम प्रजाति से आते हो, लेकिन आपका इकोसिस्टम ही अलग है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र ही अलग है। वो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में रहते हैं, जबकि मैं एक डेजर्ट रीजन में रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे क्लाइमेट कंडीशंस, सॉइल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वेजिटेशन, उससे जो वेजिटेशन से एसोसिएटेड जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, वो सब आप देखोगे भिन्न होगी, है ना। तो ऐसे करके आप देखोगे आपकी जो भिन्नता है, जो जैव विविधता है, वो आपको समझ में आती है। तो WHO जो है, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे, ठीक है, जिनमें बायोलॉजिकल वेराइटी, चाहे किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल वेराइटी हो, जेनेटिक हो, आपकी प्रजाति वाली हो, या पारिस्थितिकी तंत्र वाली हो, ठीक है, ये सब अगर आप इंक्लूड कर लो तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। समझा? ओके, तो ये तो आपकी पहली चीज। अब है ना, थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। देखो बचपन में ना, सच में बचपन में, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, आई थिंक 5th या 6th क्लास में, ऐसे मुझे याद है कि साइंस की बुक में हुआ करता था ये, ठीक है। और उसके बाद जब हम बड़े हुए तो फिर ये बायोलॉजी की बुक्स में भी आने लगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है कि पृथ्वी पे, वैसे हम बात करते हैं ना, जैसे 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें हम बोलते हैं कि उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है ना, और एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, जिसमें हम बोलते हैं कि उनके पास न्यूक्लियस या तो होता नहीं है या फिर फॉल्स न्यूक्लियस होता है ना। तो एक तो जो हम वर्गीकरण करते हैं वो ऐसा करते हैं कि भाई आपका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। और एक जब हम, आप देखोगे, एनिमल्स वगैरह को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, एनिमल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को, तो हमें बोलते हैं कि या तो वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो हम बोलते हैं ना कि उनके बीच में वो स्पाइनल कॉर्ड जैसी वर्टिब्रेटा है वैसे, और एक हम बोलते हैं कि वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो तो हमारे पास क्या हुआ कि मतलब अगर मैं जैव विविधता की बात करूं तो इसमें आप 3 चीजें कर सकते हो। एक तो हो गए आपके प्लांट्स, है ना, एक हो गए आपके एनिमल्स, और एक इसमें आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, जो हो सकता है इधर उधर कहीं क्लासिफिकेशन में नहीं आए हो, ठीक है। तो याद है बचपन में इनको बोलते थे कि प्लांट का किंगडम होता है, एनिमल का किंगडम होता है, और आपको याद है एक विटकर करके हमने पढ़ा था कि जो अपना प्लांट किंगडम होता है उसका उन्होंने क्लासिफिकेशन करके बताया था 5 टाइप में। अपने प्लांट्स का जो किंगडम होता है कि भाई इतने सारे प्लांट स्पीशीज में से कुछ आप देखोगे फ्लावर्स देते हैं, कुछ आप देखोगे फ्लावर सीड्स नहीं देते हैं, कुछ आप देखोगे उनके पास प्रॉपर ये जो जाइलम फ्लोएम होता है ना, जो अपना खाना और पानी ऊपर नीचे करते हैं प्लांट्स के अंदर, ये मैंने आपको बताया था वैस्कुलर सिस्टम्स के बारे में, तो वो नहीं होता, कई बार इनके पास होता है ना। तो ऐसे आप देखोगे विटकर, एक RH विटकर करके होते थे, बहुत, मतलब मुझे भी बहुत ऐसे ब्रीफ सा याद है क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज है जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, ठीक है। तो RH विटकर एक क्लासिफिकेशन करते थे प्लांट्स का। तो आप शुरू करते थे यहाँ पे एल्गी से, ठीक है, फिर एल्गी के बाद आप आते थे मॉसेस पे, ठीक है, फिर आप आते थे फर्न्स पे, फिर आप आते थे बेसिकली फर्न्स या फिर इनको बोलते थे ब्रायोफाइटा, ठीक है, फिर आप आते थे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पे, ठीक है। ये बेसिकली आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते थे, लेकिन किसी के अंदर आपका सीड कवर्ड है, किसी के अंदर आपका सीड कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने प्लांट्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करा, ठीक है। वैसे ही जो एनिमल किंगडम होता था, याद है, उसमें 10 तरीके के 10 क्लासिफिकेशन होते थे। उसमें आपके वो आर्थ्रोपॉड्स, फिर नॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे करके आपके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आते थे।
तो अगर किसी को याद है तो जरूर बताना, है ना। तो अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड रहा हो या किसी का बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा हो तो उनको आई थिंक बहुत अच्छे से याद होगा ये, तो इससे सबका फायदा हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स वाले का मैंने आपको बता दिया। एनिमल वाले में जो 10 आपके हिस्से बनते थे, ठीक है, किंगडम के अंदर जो 10 आते थे ना, वो आप मुझे जरूर बताना। और इसका एक बहुत फेमस है ना अक्रोनिम ही होता था, वो अक्रोनिम मुझे याद है, तो आप मुझे बताना कि क्या आपको वो अक्रोनिम याद है क्या। हम वो ऐसे याद करते थे ना, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते थे, ह ही ली ब बकनो, वैसे वाला चीज है कि एनिमल किंगडम को भी आप याद करते थे ना जब 10 चीजें, तो आपको लाइन वाइज पता होना चाहिए था कि अच्छा ये पहले सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद इसमें थोड़े से पैर आने लग गए, इसके बाद आप देखोगे इनके थोड़े से, आप देखोगे 8 पैर हो गए, प्रॉपर चैनल्स होने लग गए, लंग्स वगैरह आने लग गई। तो ऐसे कर करके आप ऊपर की तरफ जाते हो और फाइनली आपके कॉर डेटा, नॉर डेटा ये सब आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एनिमल किंगडम का ना एक एक्रोनिम होता था, कि एक शॉर्ट फॉर्म होती थी, एक पोएम जैसी होती थी, हम गा गा के याद करते थे, ठीक है, बचपन में। तो अगर आपको याद है तो वो जरूर बताना, ठीक है। तो ऐसे एनिमल किंगडम में आप देखोगे लास्ट में पहुंचते हो, तो ऐसे करके आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बहुत पुरानी चीजें बता रही हूँ जो हमने पढ़ी है। तो अगर आप जैव विविधता की बात करोगे, एक मिनट, हाँ, तो अगर आप जैव विविधता की बात करोगे तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में क्या होता है, आपका अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है। वैसे एनिमल्स में भी अगर आप मोटा मोटा क्लासिफिकेशन करें तो आपका इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एक मेजर वर्गीकरण हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट में वही आपके इंसेक्ट्स, मुलस्क, क्रस्टेशियन स्पीशीज जो होती है ये सारी आएंगी। तो आप ये देखोगे कि अगर आप इनवर्टिब्रेट ग्रुप देखोगे ना, उसमें 70% के आसपास तो सिर्फ इंसेक्ट्स ही हैं, कीड़े मकोड़े ही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो छोटे जो बच्चे कुछ है ना, वो आप देखोगे बाकी एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स उसके अंदर आते हैं, लेकिन 70% जो है आपका इंसेक्ट्स है। वैसे अगर आप वर्टिब्रेट्स में जाओगे तो 50% जो हिस्सेदारी है ना, वो तो फिशेज ने ही ले ली, और बाकी जो हिस्सेदारी है उसमें आप देखोगे 11% मैमल्स, है ना, लगभग 11% एम्फीबियंस, बर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 20-25% के आसपास, रेप्टाइल उससे थोड़ा कम हो जाएगा 15-16% के आसपास, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही चलता है, ओके। तो सबसे ज्यादा कौन सी जाएंगी, फिशेस, और सबसे कम में आपके मैमल्स और एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से जाएंगे, आपके इंसेक्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो फंगस तो देखो ऐसा बोला जाता है कि अगर हम फंगस को अकेले काउंट करने बैठे ना तो हमारी उम्र निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, क्योंकि आप इनको आसानी से देख भी पाते हो कहीं ना कहीं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना वो आपके अच्छी खासी क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं ना जिनके नेकेड सीड्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स इसमें सीड्स होते हैं फ्लावर से कवर हो जाते हैं, फ्रूट से कवर हो जाते हैं, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स वो वाली स्पीशीज हो जाएंगे, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा बहुत हमें यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी है। तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि जो 70% अपन ने, हाँ, इसके अलावा एक और चीज और है कि जनरली आप ये देखोगे, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और फिर आप इसका आंसर सोचो और फिर ये देखो कि क्या ये सही लिखा है। आप मुझे बताओ कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको एक प्लांट आइडेंटिफाई करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है या एक एनिमल को आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बोलोगे कि मैम प्लांट को, क्योंकि प्लांट में क्या होता है कि एक तो थोड़े बहुत सेम जैसे दिखते हैं, अनटिल कि आपने बॉटनी पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, आप प्रॉपर्ली उसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, तो अगर कोई दो सिमिलर दिखने वाले प्लांट आ जाएं, ठीक है, जिनका पत्ता ऑलमोस्ट सेम है, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये अलग है या नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे, जितनी देखो, एक तो है कि हमारे यहाँ पे जैव विविधता है कितनी पूरी पृथ्वी पे, ठीक है, उसमें से आप मान के चलो हमने बहुत ही कम हिस्सा जो है उसको एक्चुअली स्टडी किया है और उसको हमने कहीं लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड बनाया है उसका, ठीक है। अब चूंकि ये आप बोल सकते हो कि हमारी ह्यूमन लिमिटेशन है, अब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हो सकता है कि एनिमल्स की ही जैव विविधता ज्यादा हो प्लांट से, हो भी सकता है। लेकिन चूंकि आप देखोगे हमारे लिए एक एनिमल को आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान होता है प्लांट से, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमने जो रिकॉर्ड करी है ना स्पीशीज, उसमें से 70% जो है ना वो एक्चुअली एनिमल्स ही हैं, और सिर्फ 30% प्लांट्स हमने रिकॉर्ड करे हैं। समझ में आ गया? मैं ये कह रही हूँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमारी लिमिटेशन भी हो सकती है कि हम एनिमल्स को ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं इसलिए उनको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। हो सकता है कि हम मतलब प्लांट्स को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये ट्रू भी हो सकता है कई बार कि हो सकता है एनिमल्स की स्पीशीज ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम रिकॉर्डेड स्पीशीज की बात करें, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी पृथ्वी पे जैव विविधता के बारे में बात करें, हम बात करें उसमें से कितनी हमने रिकॉर्ड करी है, कितनी हमने स्टडी करी है, उसमें 70% जो है वो एनिमल्स हैं और 30% ही प्लांट्स हैं। प्लांट्स में सारी आ जाएंगी इसके अंदर, फंगाई, एल्गे, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, हमने 5 क्लासेस पढ़ी थी ना वो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक चीज हो गई।
दूसरी चीज क्या है, अगर मैं आपसे एनिमल्स के अंदर भी बात करूँ ना, तो एनिमल्स के अंदर मैंने आपको बताया ना, एक तो आपके इन्वर्टिब्रेट ग्रुप जो होगा वो ज्यादा होगा वर्टिब्रेट से, और उसमें भी आप देखोगे 70% जो है ना वो आपके इंसेक्ट्स ही हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें भी हमारी पृथ्वी में क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन है, हम जो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं उसके अंदर भी थोड़ी सी लिमिटेशन है। ठीक है, अब चूंकि हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया था कि आपकी 3 तरह की विविधता होती है। एक आपकी जीन्स के लेवल पे होती है, एक आपकी स्पीशीज के लेवल पे होती है, और एक आपकी पारिस्थितिकी तंत्र के लेवल पे होती है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अगर मैं आपसे जीन्स की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, आप और आपके मम्मी पापा, वैसे आपको पता है कि राइस की 3000 से ज्यादा वैरायटी होती है ना। आप बोलते हैं ना, कोई बासमती राइस है, कोई नॉन बासमती राइस है, किसी में खुशबू आ रही है, किसी में नहीं आ रही है, किसी में आप देखोगे सिर्फ हॉट वाटर में ही उसको 50 मिनट रख दो तो वो बॉयल हो जाएगी, कोई आप देखोगे जल्दी बॉयल हो जाती है। तो है तो सारी राइस की वैरायटी, मतलब अगर आप उनको एक पारिस्थितिकी तंत्र में भी उगा रहे हो तो भी वो स्पीशीज तो एक ही है ना, राइस ही है ना। राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओराइजा सटाइवा बोलते हैं ना उसको, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा होता है। तो आप देखोगे है तो वो सेम वेराइटी ना, लेकिन उनमें जीन्स में डिफरेंस है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जीन्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे 3000 से ज्यादा वेराइटी कौन से लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है राइस की। वैसे ही मतलब ये तो मैं बता रही हूँ आपको जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो 50,000 से ज्यादा आप देखोगे सिर्फ चावल की वैरायटी एग्जिस्ट करती है, जेनेटिकली जो एक दूसरे से डिफरेंट है। प्रजाति तो सेम ही है ओराइजा सटाइवा वाली। ठीक है, वैसे ही आपका मैंगो, जिसका हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, उसकी भी 1000 से ज्यादा वेराइटी है। ठीक है, अब ये जो जीन्स होते हैं, मुझे बताओ अलग कैसे हैं भाई, क्यों नहीं होंगे। आप इंडिया में रह रहे हो वर्सेस एक कोई व्यक्ति है वो यूरोप में रह रहा है वर्सेस कोई व्यक्ति अफ्रीका में रह रहा है, तो आप देखोगे आपके जीन्स थोड़े बहुत इसलिए भी डिफरेंट हो गए क्योंकि आपका पर्यावरण ही अलग है। भाई जो यूरोप में रह रहा है जनरली आप देखोगे कि उनके जो स्किन होती है उसमें मेलेनिन कंपाउंड नहीं होता, वो थोड़े से आप देखोगे व्हाइट कलर वाले उसमें आ जाते हैं। जबकि आप इंडिया में देखोगे तो आपको कलर्ड लोग मिल जाएंगे, लेकिन अफ्रीका में आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा धूप पड़ता है, वो इतना ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं कि वहां पे उनकी स्किन में मेलेनिन कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है। तो आपका पर्यावरण जो बदल रहा है उसके साथ अडेप्ट करने के लिए, उसके अनुकूल बनाने के लिए भी आपके जीन्स में वेराइटीज आती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आती है आपकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी यानी प्रजाति की जैव विविधता। ठीक है, तो प्रजाति की विविधता में मतलब क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट टाइप के आप देखते हैं ना एनिमल्स और आपके फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो सब क्या है, आपकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी। अब देखिए क्या होता है कि कई बार इसको ना स्पीशीज की डाइवर्सिटी को हम लोग ऐसे एक फॉर्मूला में दिखाते हैं। हम बोलते हैं, आप लिखोगे ऊपर एक स्पीशीज की पॉपुलेशन कितनी है, मतलब एक प्रजाति में कितने आप देखोगे लोग हैं वर्सेस टोटल आप देखोगे हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं सारी प्रजातियों में। मतलब ऐसे समझो कि ऊपर सपोज करो मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ पे स्पीशीज की विविधता कितनी है, तो ऊपर मैंने कोई भी स्पीशीज ले ली, सपोज मैंने ह्यूमंस ले ली, तो ह्यूमंस की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन। ठीक है, 7 बिलियन है, तो मैंने ऊपर वो लिखा, लेकिन मैं नीचे लिखूंगी टोटल काउंट कितना है सारे ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, सारे स्पीशीज के। अब वो तो मुझे भी नहीं पता, वो होगा कुछ आप देखोगे 30-40 बिलियन। अगर मैं भाई इसमें कीड़े मकोड़े, लिजर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, प्लांट सब कुछ मिला दूं, ठीक है, सारे पारिस्थितिकी तंत्र के, तो ऑब्वियसली 30-40 बिलियन के आसपास हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे आप बता सकते हो कि भैया आपकी स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो कैसी है। ठीक है, अगर मुझे बताओ ये नंबर जो है वो 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि नीचे भी 7 बिलियन से डिवाइड होगा तभी 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी जैव विविधता कितनी हुई, स्पीशीज वाली विविधता कितनी हुई, प्रजाति की विविधता कितनी हुई, कुछ भी नहीं हुई, आपके पास एक ही स्पीशीज है। और यही चीज अगर आप देखोगे 0 हो जाए, 0 कब होगा कोई चीज बताओ, जब नीचे आप बात कर रहे हो कि लगभग कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, मतलब इन्फिनिटी जितना नंबर बड़ा होगा ना नीचे, तब आप देखोगे ऊपर 0 के आसपास का नंबर पहुंचेगा। तो इसका मतलब है कि नीचे आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, इतनी विविधता है। तो आपकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, प्रजाति की डाइवर्सिटी कितनी हो गई, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट इनफिनाइट। ठीक है, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। क्या बोला मैंने, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। मतलब अगर आप पृथ्वी की बात करो तो हम जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना यहाँ पे कि 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, फिर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, है ना, फिर 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, और फिर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो आप ये क्या पढ़ते हो, जैसे ये इक्वेटर है, ये वाले ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला टेम्परेट रीजन है, और ये वाले पोलर रीजन है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि जब आप ऊपर ऊपर जाते हो लैटिट्यूड्स में,
आप सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, एनिमल के स्पीशीज, प्लांट के स्पीशीज आपको कहाँ मिलते हैं? ये वाले रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। यहीं पे तो आप देखोगे आपको अमेजोन के जंगल, कॉन्गो के जंगल, इंडोनेशिया के वो जंगल, ठीक है, वो सब आपको यहीं मिलते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे आपका ये जो नंबर है ना लैटिट्यूड का, ये बढ़ता जाएगा, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाओ चाहे आप साउथ में जाओ, आप ये देखोगे कि आपकी जो जैव विविधता है वो कम होती जा रही है, ठीक है। यही चीज आप देखोगे आपको पहाड़ों में भी मिलेगी। तो ये तो हो गया लैटिट्यूड, कि हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे जैसे आप लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड पे जाते हो, आपकी जो डाइवर्सिटी है वो कम, डिक्रीज होती जाती है या वो कम होती जाती है। वही चीज एल्टीट्यूड के साथ भी है, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो माउंटेन्स में, तो नीचे की तरफ आपको ज्यादा विविधता मिलती है, ऊपर की तरफ आपकी विविधता कम होती चली जाती है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे एल्टीट्यूड में भी आपकी डाइवर्सिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो एल्टीट्यूड है वो लैटिट्यूड की तरह ही बिहेव कर रहा है, वो लैटिट्यूड को मिमिक कर रहा है। मिमिक मतलब हम बोलते हैं ना मिमिक्री करना, किसी को कॉपी करना। तो एल्टीट्यूड जो है वो लैटिट्यूड को कॉपी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लैटिट्यूड भी जब बढ़ रहा है तो आपकी विविधता कम हो रही है, एल्टीट्यूड जब बढ़ रहा है तो आपकी विविधता कम हो रही है, ठीक है। तो ये तो था आपका प्रजाति का डाइवर्सिटी। और फिर आते हैं हम लोग इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या जिसको हम बोलते हैं ना कम्युनिटी, जिसमें एक से ज्यादा लोग रह रहे हैं, आपके एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, आपका पूरा का पूरा पर्यावरण ही चेंज हो गया। आप लैंड पे रह रहे हो वर्सेस आप वाटर में रह रहे हो, आप सरफेस पे रह रहे हो, आप डीप वाटर में रह रहे हो, ठीक है। लैंड में भी आप डेजर्ट में रह रहे हो या ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे हो या टेम्परेट एरियाज में रह रहे हो या फॉरेस्ट में रह रहे हो वर्सेस ग्लासलैंड में रह रहे हो, है ना। तो अलग अलग आप देखोगे आपके पास कम्युनिटीज बनती है, अलग अलग आपके पास पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, ठीक है। कुछ कंट्री होंगी जहाँ पे हो सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र ही आपके पास ज्यादा हो। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही कि आपके पास डाइवर्सिटी ज्यादा हो, मैं बोल रही हूँ आपके पास पारिस्थितिकी तंत्र ही ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि, अच्छा यहाँ पे पहले इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है, पहले वो लिखो, ठीक है। इंडिया के पास वर्ल्ड का लगभग 2 से 2.5% ही लैंड का हिस्सा है, मतलब जितना हमारे पृथ्वी पे 30% लैंड है उसका 2-2.5% ही हमारे पास है। जबकि आप रशिया, यूएसए, ब्राजील, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें 1-2 कंट्री, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी कंट्रीज हमसे काफी बड़ी हैं, ठीक है। तो वो लैंड में ज्यादा हमसे स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो इंडिया कितना लैंड ऑक्यूपाई करता है पूरी पृथ्वी का? 2 से 2.5%, ठीक है। फिर आप देखोगे हमारे पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज कितने हैं, पानी के रिसोर्सेज कितने हैं? 4%, ठीक है। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, विविधता कितनी है? 8%। इसमें प्लांट, एनिमल्स सब आते हैं। लगभग लगभग हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास लगभग लगभग आप बोलोगे कि हमारे पास 8% जो है पूरे अर्थ की जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका हिस्सा है। और हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? लगभग लगभग बता रही हूँ 17% के आसपास हमारे पास पॉपुलेशन है। मतलब इसको देख के लग नहीं रहा आपको इंडिया बहुत प्रेशर में है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैंड भी कम है, पानी के स्रोत भी कम है, बायोडाइवर्सिटी तो अच्छी खासी है, क्योंकि हम लोग टॉप 10 जो कंट्रीज होती है ना, टॉप 10 जो बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं उसके अंदर आते हैं हम, ठीक है। और 17% हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की भी बात करूं तो आपको पता लगेगा, जैसे हमारा रिकॉर्डिंग जो होती है कि भाई कितने हमारे यहाँ पे स्पीशीज हैं, फिर से एनिमल्स की जो रिकॉर्डेड स्पीशीज होंगी, प्रजातियां होंगी, वो ज्यादा होंगी आपकी प्लांट से। तो हमारे एनिमल्स की जो रिकॉर्डेड स्पीशीज है वो प्लांट से ज्यादा है जितनी हमने रिकॉर्ड करी है। लगभग लगभग इंडिया में हमने 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो रिकॉर्ड करे हैं। और एनिमल्स अगर मैं बोलूँ तो 84,000 के आसपास हो चुके हैं। प्लांट्स में मैंने आपको सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना आपके एंजियोस्पर्म वाली स्पीशीज, उनका बता रही हूँ कि 15,000 है। वैसे तो प्लांट ज्यादा ही होंगे, लेकिन एनिमल्स जो हमारे पास हमने 84,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगर इंडिया की कुछ खास बातें बताऊं तो इंडिया जो है, अच्छा ये आपके लिए क्वेश्चन भी होगा, आपको पता है वर्ल्ड को हमने, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रियाल्म्स। क्या बोलते हैं? रियाल्म। अच्छा यहाँ पे लिखो आप, मैं यहाँ पे आपको समझा भी देती हूँ थोड़ा सा, और आपको ये थोड़ा होमवर्क भी देते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो बताना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज होती है रियाल्म और दूसरी चीज होती है आपकी बायोम, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड, और एक होता है बायो, अच्छा ये हम बाद में बताएंगे। एक होता है रियाल्म और एक होता है बायोम, ठीक है। आपने पूरे वर्ल्ड को, विश्व को कुछ 8 रियाल्म में डिवाइड करा है, ठीक है, 8 रियाल्म में डिवाइड करा है। तो आपका काम है पहले मुझे बताना कि रियाल्म क्या होता है, ठीक है, और कौन से 8 रियाल्म है जिसमें पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि इंडिया जो है वो 2 रियाल्म के अंदर आता है। तो इंडिया कौन से 2 रियाल्म के अंदर आता है ये आप मुझे बताने वाले हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा है बायोम, ठीक है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे भी, बायोम तो हमें वैसे भी बहुत डीपली पढ़ना है। तो आप देखोगे जैसे रियाल्म में क्लासिफाई किया है, वैसे हमने पूरी पृथ्वी को, बायोस्फीयर को बायोम्स में डिवाइड करा है। 11 बायोम्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है।
तो आपका काम है, ये मत बताओ मुझे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर हमने कौन से बायोम्स में डिवाइड कर रखा है पृथ्वी को, और इंडिया में कौन से बायोम्स आपको मिलते हैं। ठीक है, जो चीज रियान के लिए करनी है वही चीज आपको बायोम के लिए करनी है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि भैया इंडिया में जैव विविधता काफी ज्यादा है। ठीक है, हमारी जैव विविधता जो यूरोपियन कंट्रीज में होती है, जो पोलर रीजन में आती है, टेम्परेट रीजन में आती है, उनसे बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से ज्यादा है, और सच में ज्यादा है, क्योंकि नॉर्वे एक टेम्परेट रीजन में आता है, हम ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। आप हमारी बायोडाइवर्सिटी का काउंट देखोगे वर्सेज नॉर्वे का देखोगे तो बहुत फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जो आपको आपकी इंडिया ईयरबुक नहीं आती है, उसके अंदर आपको ये चीजें मिलती हैं कि इंडिया में आपको 10 बायोजियोग्राफिकल जोन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 10 बायोजियोग्राफिकल जोन। देखो, एक तो है रियाल, एक है बायोम, और एक है आपका बायोजियोग्राफिकल जोन। ठीक है, तो ये इंडिया के 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो होते हैं उनका मुझे नाम बताना कि भैया ये बायोजियोग्राफिकल जोन्स आपको इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा आज का होमवर्क भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर हमें विविधता को मेजर करना है, अगर हमें देखना है कि जैव विविधता को, मुझे ये देखना है कि भैया मैं कैसे इसका आकलन करूं या कुछ भी करूं, तो उसको मेजरमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है स्पीशीज की रिचनेस, ठीक है, यानी प्रजातीय समृद्धि कहीं ना कहीं, और एक होता है स्पीशीज की इवननेस, जिसको हम बोलते हैं प्रजातीय समता। ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस यानी प्रजाति की समृद्धि, और स्पीशीज इवननेस मतलब प्रजातीय समता। तो 2 चीजों से आप मेजर कर सकते हो कि भैया किसी इकोसिस्टम में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। इसका एग्जांपल समझो, सपोज करो आपके पास ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक बी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इसमें सपोज करो टाइगर है 4, लायन है 3, बर्ड है 20। ठीक है, फिर इसके बाद प्लांट्स है 50। ठीक है, अगर मैं टोटल करूंगी तो, और इसमें कुछ और भी ऐड कर लो, और 3 आपके पास लंगूर है। ठीक है, ऐसी रैंडम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा कि ये 10, 20, 30 और 50, 80। तो टोटल अगर मैं बायोडाइवर्सिटी देखूं इसकी, ठीक है, तो टोटल अगर मैं बायोडाइवर्सिटी देखूं तो ये है 80। अगर मैं बी इकोसिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे लंगूर है 5, ठीक है, टाइगर है 4, लायन है यहाँ पे 6, ठीक है, सॉरी, जो बर्ड्स हैं वो है आपकी 30, और जो प्लांट्स हैं वो है आपके 80। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आपको मिलेगा 80 और 30, 110, 110, 120, 125। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैंने 2 पारिस्थितिकी तंत्र लिए, ठीक है, या 2 अलग अलग कम्युनिटीज ली, और उनके अंदर मैंने क्या किया कि ये काउंट करने की कोशिश करी कि उनके यहाँ पे टोटल जो अपनी बोलते हैं ना प्रजाति कितनी है। ठीक है, टोटल प्रजातियां कितनी हैं, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी मिलती हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा, देखो एक ये तो हो गया पॉपुलेशन, मैं आपको जानबूझ के लिख के दे रही हूँ, और ये हो गई आपकी डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, लंगूर की स्पीशी, बर्ड की स्पीशी, प्लांट की स्पीशी, टाइगर की स्पीशी, ऐसे। तो अगर आप स्पीशीज को काउंट करो कि भाई आपके पास स्पीशीज कितनी है, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे दोनों के पास स्पीशीज तो सेम ही है ना। ऑर्गेनिज्म पे मत जाओ कि कितने लोग हैं, भाई यहाँ पे 125 टोटल आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ स्पीशीज कितनी है, एक लंगूर की, एक टाइगर की, एक प्लांट की, एक बर्ड की, ऐसे। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 5 स्पीशीज मिल रही है, यहाँ पे भी आपको 5 प्रजातियां मिल रही है। ठीक है, तो जो स्पीशीज की रिचनेस है, भाई प्रजातीय समृद्धि कितनी है, वो तो दोनों की सेम है। ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं, भाई एक स्पीशीज में इसमें ज्यादा प्राणी है, ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, और इसमें कम है, या इसमें ज्यादा है इसमें कम है, वो नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ प्रजातियां कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें भी 5 प्रकार की प्रजातियां हैं, और इसमें भी 5 ही प्रकार की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों जो आपकी कम्युनिटीज हैं, दोनों जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनका स्पीशीज रिचनेस जो है वो सेम है। ठीक है, प्रजातीय जो समृद्धि है वो उनकी सेम है। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो होता है आपका स्पीशीज रिचनेस। फिर हम चलते हैं प्रजातीय समता की तरफ। समता का मतलब होता है कि मतलब ऐसे समझो कि उसमें भी आप ये नहीं देखते हो कि किसमें ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, उसमें देखते हो कि भाई समता कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक स्पीशीज का सिर्फ 1 है और किसी का 50 है, समझ में आ रहा है, या फिर सबके ऐसे 20 20 20 ऐसे करके। भाई अगर आपको 80 बनाना है तो 80 आप कैसे बना सकते हो, 4 बार 20 लिख के बना सकते हो कि भाई 20 ही लंगूर है, 20 ही प्लांट्स हैं, 20 ही आप देखोगे आपके पास लायन है, और 20 ही कहीं ना कहीं आपके पास ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बन गई। या फिर आपको 80 बनाना है तो आप बोल सकते हो मेरे पास 10 ह्यूमंस हैं, ठीक है, 40 लायंस हैं, फिर आपके पास 5 क्या कहते हैं प्लांट स्पीशीज हैं, और बचे कितना 50 55,
और 25, तो 25 आपके पास कोई और स्पीशीज है। समझ में आ रहा है? एक तो हो गया कि भाई सभी ऑलमोस्ट बराबर बराबर से हैं, एक कुछ कम है और एक कुछ बहुत ज्यादा है। तो ऐसा जब आपका डिवीजन होता है, ऐसा जब वर्गीकरण होता है जिसमें आप देखोगे सब चीजें, सब स्पीशीज जो होती हैं ऑलमोस्ट सेम काउंट में होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे प्रजातीय समता देखने को मिलती है, यानी स्पीशीज इवननेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है? स्पीशीज की इवननेस। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप बताते हो कि भैया बायोडाइवर्सिटी कैसे आपको मेजर करनी है, कैसे उसका आकलन करना है। तो एक हो गया स्पीशीज का रिचनेस, मतलब कितनी प्रजाति है आपके पास, और एक होता है आपका स्पीशीज इवननेस, जिसमें आप देखते हो कि आपके पास अबंडेंस कितना है। ठीक है, अबंडेंस मतलब कि भाई स्पीशीज के अंदर भी, जैसे देखो एक है कि लगभग 2, 4, 5 ऐसे चल रहा है, एक है कि 1, फिर 6, ये कितना हो गया? 5 और 2 7 और 11, 6 और 1 7 और 1 4। तो देख रहे हो यहाँ पे एक स्पीशीज क्या करेगी? एक प्रजाति डोमिनेट कर रही है, बाकी सारी प्रजातियां भी हैं, 3 ही प्रजाति यहाँ पे है, 3 ही प्रजाति यहाँ पे है। तो दोनों इकोसिस्टम में क्या होगा? आपकी जो प्रजाति समृद्धि है वो तो सेम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक स्पीशीज डोमिनेट कर रही है, जबकि इसमें आप देखोगे लगभग सारी स्पीशीज ऑलमोस्ट सेम नंबर में है। ठीक है, तो कोई एक स्पीशीज वहां को डोमिनेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से हो गया जब आपने जैव विविधता का आकलन किया है। एक दूसरा तरीका भी होता है जैव विविधता को मेजर करने का, वो होता है आपका अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या क्या होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीक शब्द नहीं होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये वही है। ठीक है, एक होती है अल्फा जैव विविधता, एक होती है बीटा जैव विविधता और एक होती है गामा जैव विविधता। ठीक है, तो ये अल्फा विविधता का मतलब क्या होता है? आपने कोई इकोसिस्टम लिया, ठीक है, तो आपने सपोज करो, ये तो सपोज करो एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके अंदर ये 2-3 इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, A, B, C टाइप के। मैंने बोला कि इस ए इकोसिस्टम में, इस ए पारिस्थितिकी तंत्र में कितने आपके यहाँ पे डाइवर्सिटी या जैव विविधता आपको देखने को मिलती है, तो ये होती है अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि अब कुछ डाइवर्सिटी आपको ए में भी मिलेगी, कुछ आपको बी में भी मिलेगी, कुछ आपको सी में भी मिलेगी। अब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ कि भैया ए और बी में डाइवर्सिटी का अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो स्पीशीज रिचनेस कितनी है, आपकी प्रजाति समृद्धि, प्रजाति समता, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं दो कम्युनिटीज को, दो पारिस्थितिकी तंत्रों को, ठीक है, आपस में कंपेयर कर रही हूँ और देख रही हूँ कि डाइवर्सिटी का कैसा समझ में आ रहा है मुझे, तो वो हो जाएगी मेरी बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, और जब मैं पूरे रीजन में देख रही हूँ कि भैया टोटल मिला के जितने भी इकोसिस्टम है सब कुछ मिला के कितनी जैव विविधता है, तो वो मेरी हो जाएगी टोटल डाइवर्सिटी, यानी गामा डाइवर्सिटी। समझ में आया? तो एक बड़े रीजन में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, एक में आप देखोगे जो डाइवर्सिटी है वो अल्फा, जब दो को कंपेयर किया तो बीटा, और जब पूरे रीजन को हमने देखा उसमें कितनी जैव विविधता है तो वो हो गई आपकी गामा। समझ में आया? तो मुझे पता है आज की क्लास थोड़ी सी हैवी थी, लेकिन ये हमें पता होना ही चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी के आकलन करने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, उसमें अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है, प्रजाति समता, प्रजाति समृद्धि क्या होती है, और हमारी प्रजाति जो हम बात कर रहे हैं ना अपनी डाइवर्सिटी की विविधता की, उसमें इंडिया का थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स में लिख के आओ और आपको उस चीज का फायदा मिले। ठीक है, अगली क्लास में हम थोड़ा सा ये कीस्टोन स्पीशीज और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट आप देखोगे अलग अलग प्रकार की अपनी प्रजातियां होती है, ठीक है, उनके हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क जरूर करिएगा, आज की क्लास में काफी क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने, और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।